सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। क्या है प्रश्न कि अभी किसे 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो आंसर होगा शिव शंकरी को। तमिल लेखक हैं ये शिव शंकरी, जिनको अभी उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। तो इनका नाम जरूर याद रखना। सरस्वती सम्मान की बात करें, इसे कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। स्थापना की थी 1991 में और ये देश का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार सम्मान है। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहली बार ये यानी कि 1991 में किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को। तो सिंपल सा याद रखना, 2022 के लिए सरस्वती सम्मान किसे मिला? शिव शंकरी को, उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और अभी आपको पता है, हमने पढ़ा था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का नाम 32वां व्यास सम्मान मिला 2022 के लिए, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। और हरिबाल कृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला। और डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार इनको मिला है। तो ये सारे नाम मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है अगर आता है तो, कि 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार किसे मिला? मोस्ट 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 जितने मोस्ट लगाने लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताओ अगर आता है तो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान के जोधपुर में। बात कर रहे हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र मिलिट्री एक्सरसाइज की। अच्छा, ये होता किन किन दो देशों के बीच में है? भारत और सिंगापुर के बीच में। अभी 6 से लेकर 13 मार्च तक ये हुआ। कहां पे? राजस्थान के जोधपुर सैन्य स्टेशन में, जो कि इस बार इसका 13वां संस्करण था। पहली बार 2005 में हुआ था ये। अच्छा, वैसे सिंगापुर के साथ हम कौन कौन सी और एक्सरसाइज करते हैं? एक तो अग्नि वॉरियर करते हैं, एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी करते हैं, और एक सिटमैक्स भी करते हैं। लेकिन इसमें भारत और सिंगापुर के साथ थाईलैंड भी आ जाता है। और अभी ये बोल्ड कुरुक्षेत्र भी हमने किया सिंगापुर के साथ। अब हम क्या करेंगे, 2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हमने पढ़ी हैं उनको एक साथ यहां पे रिवाइज करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। इस साल सबसे पहले हमने जापान के साथ एक्सरसाइज की थी। कौन सी? वीर गार्जियन। कहां पे? जापान में ही। अभी फरवरी में जापान के साथ हमने धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भी की थी, वो भी जापान में ही की थी। फिर हमने मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ भी एक एक्सरसाइज की है, साइक्लोन 1। कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में। फ्रांस के साथ अभी हमने वरुण एक्सरसाइज किया, पश्चिमी समुद्री तट पर। अभी फ्रांस के साथ हमने 2 एक्सरसाइज और कर ली है। एक फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज की है केरल के तिरुवनंतपुरम में, और एक समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किया है फ्रांस के साथ हमने अरब सागर में। वैसे अभी डस्ट लिक एक्सरसाइज हमने उज्बेकिस्तान के साथ में किया, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तारकश एक्सरसाइज ये भी चेन्नई में हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में। और याद रखना, इस साल जो मालाबार एक्सरसाइज है, जो कि क्वाड देशों के बीच में होती है, वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। अभी एफ इंडेक्स एक्सरसाइज, इसमें भारत और 20 अफ्रीकी देश हैं। ये कहां पे हुई? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन है। अभी भारतीय वायुसेना ने प्रलय एक्सरसाइज किया पूर्वोत्तर भारत में। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स एक्सरसाइज किया, और भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज किया पश्चिम बंगाल में। और भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स एक्सरसाइज कहां किया? हिंद महासागर में। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का आयोजन किया, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। अभी यूके ने कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किया, उसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं या 2-4 दिन पहले ही जुड़े हैं, क्योंकि कई बार नए स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है मुझसे कि इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप क्वेश्चन में बता देते हो, रिवाइज करवा देते हो, आपको याद हो जाता है, हम कैसे याद रखें? तो यही एक तरीका है। अभी आप देख रहे होंगे 2-4 दिनों से 2-3 एक्सरसाइज हमने पढ़ ली, और जब भी एक्सरसाइज पढ़ते हैं ये सारी की सारी एक्सरसाइज मैं आपको इसी तरह से रिवाइज करवाता हूं। तो जब आप चीजों का बार बार रिवीजन करोगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब भी मौका मिले बार बार रिवीजन करो, तो इसी तरह से आपको चीजें याद होंगी। रिवीजन इज ओनली द की ऑफ सक्सेस। मेहनत का और कोई शॉर्टकट नहीं है। और आप भी अगर चैनल पे पहली बार है और चैनल अच्छा लगे तो क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में है, वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात,
वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगता है, तो इसे लाइक करके हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें। वीडियो पे जो लाइक का बटन है लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट तैयार करने में, आपका बार बार रिवीजन करवाने में हमें भी मज़ा आए, मोटिवेशन मिले। चलिए बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में आई IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पे। तो स्विस फर्म IQ एयर ने अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि 2022 में भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। पिछले साल इस लिस्ट में भारत 5वें स्थान पे था। और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बात करेंगे तो 50 शहरों की सूची में भारत के 39 शहर हैं। अच्छा, सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चाड है, सेकंड पे इराक है, तीसरे पे पाकिस्तान है, भारत 8वें पे है। और अगर शहरों में बात करोगे तो पहले स्थान पे है पाकिस्तान का लाहौर, दूसरे पे चाइना का होटन, तीसरे पे राजस्थान का भिवाड़ी और चौथे पे है दिल्ली। तो ये देश भी मैंने आपको बता दिए, शहर भी मैंने आपको बता दिए। अच्छा, 2 प्रश्न और मैं आपको याद दिलाऊंगा, करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे कि किस IIT ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर बनाया था, तो आंसर होगा IIT रोपड़। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे लगाया गया, तो आंसर होगा चंडीगढ़। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने रेशम उत्पादों की सुरक्षा के लिए देश का पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू किया है। यह बीमा उनको जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाएगा। मतलब इसका ओवरऑल उद्देश्य यही है कि क्षेत्र में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय बीमा उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 28 जून को। पर आप कहोगे कि यहाँ तो बात हो रही है उत्तराखंड की, तो दिखाओ मैप में उत्तराखंड। ये रहा उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। इसकी जो विंटर कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल इसकी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। आपको याद है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। अभी हमने पढ़ा डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ बनेगी? उत्तराखंड के रुद्रपुर में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। और अभी गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को। और उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट कर दिया हल्द्वानी में। अभी यहीं पे ही मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू हुई। और प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। और अभी किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिले में। और अभी उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, इसमें मरकरी का इस्तेमाल हुआ। और उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? रितु खंडूरी भूषण। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। बाकी आप जानते हो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड में। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में किया गया। और भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। इस एप्लीकेशन को IIT रुड़की ने बनाया था। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी आपको मिलेगा उत्तराखंड के रानीखेत में। उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की, नंदा गोरा योजना शुरू की, वात्सल्य योजना शुरू की। एक हरेला उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, जबकि हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ का है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। यहाँ पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहाँ मिल जाएगा। जिम कॉर्बेट याद रखना, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। वैसे अभी भी इसका नाम बदल के रामगंगा नदी के ऊपर रख दिया गया, क्योंकि इसके अंदर से रामगंगा नदी निकलती है, तो रामगंगा नेशनल पार्क को कहा जाता है। बाकी नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये भी यहीं पर है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है। टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है, ये भी आपको यहीं मिलेगा। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको उत्तराखंड से कवर कराए, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने, इंपोर्ट करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा डेनमार्क।
तो अभी डेनमार्क ने उत्तरी सागर के नीचे यानी कि 1800 मीटर पर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे डेनमार्क विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और इस परियोजना को ग्रीन सैंड नाम दिया गया। मतलब इसका उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? वातावरण को और ज्यादा गर्म होने से रोकना, जिसके लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे, मतलब सोखेंगे और इसे समुद्र के नीचे स्टोर कर देंगे। भाई आपको पता है जो वातावरण है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये वातावरण से सोख कर करके कहाँ पे डालेंगे? समुद्र के नीचे स्टोर करेंगे। और इस परियोजना के लिए उत्तरी सागर को चुना गया है क्योंकि दशकों से तेल और गैस उत्पादन के कारण इसमें पहले से ही पाइपलाइन और संभावित भंडारण स्थल है, स्टोरेज है, मतलब वहां पे अच्छा खासा वहां पे इसको स्टोर कर सकते हैं ये। और इस परियोजना का उद्देश्य है 2030 तक हर साल 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना। 2030 तक करेंगे ये, हर साल 8 मिलियन टन स्टोर करा करेंगे। कौन करेगा? डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या होती है? कोपेनहेगन। और याद होगा आपको 2022 में जो दूसरा नॉर्डिक समिट हुआ था, जिसमें मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, वो कोपेनहेगन में हुआ था। इसकी करेंसी क्रोन है, प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। और आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा था कि वी डैम इंस्टीट्यूट ने चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया था, उसमें भारत 108 पे था, तो टॉप पे डेनमार्क था। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 37 नंबर पे था, तो टॉप पे डेनमार्क ही था। एक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हमने पढ़ा था, जिसमें भारत आखिरी स्थान पे था 180 पे, उसमें भी टॉप पे डेनमार्क था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का किला कहाँ पे बनाया गया, तो आंसर होगा डेनमार्क में। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड ये कौन बना रही है, तो आंसर होगा डेनमार्क सरकार। अच्छा, यहाँ पे 2-3 प्रश्नों का और मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये कहां पे खुला, तो आंसर होगा आइसलैंड में, और उस प्लांट का नाम है आर्का। और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया था, टाटा स्टील आंसर होगा। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन ये कहां पे किया गया, केरल में। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो पहली बार इस दिन को 2022 में मनाया गया था, मतलब ये इस बार इसका दूसरा एडिशन है। कब? 15 मार्च को, जिसका उद्देश्य है मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को कम करना। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पाकिस्तान ने दिया था। अब देखो, ये इस तरह का डे है जो पहली बार हम मना रहे हैं, मतलब 2022 में पहली बार मनाया, नया नया शुरू हुआ है। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा, इसलिए उनको बता दूं कि जो दिन अभी नए शुरू किए हैं, जो एक आध साल पहले ही शुरू हुए हैं, या तो 2022 में या 2021 में, तो उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूं। मुश्किल से 8-10 मिनट का वीडियो हो सकता है वो, तो वीडियो वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी नए नए डे शुरू हुए हैं, वो वाले उसमें है। वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या मुझे कमेंट बॉक्स में याद दिला देना, अगर मैं भूल जाऊं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन करके दे दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सरकार ने मृत दाता अंग प्राप्त करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया। पहले ऊपरी आयु सीमा कितनी थी, ये प्रश्न हो गया, तो आंसर होगा 65 ईयर। तो अभी सरकार ने मृत दाता अंग प्राप्त करने के लिए ऊपरी आयु सीमा, जो कि पहले 65 ईयर थी, उसको हटा दिया है। मतलब अब किसी भी उम्र का व्यक्ति मृत दाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है। तो जो सरकार है ये अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए एक राष्ट्र एक नीति के उद्देश्य से काम कर रही है। सरकार ने मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया है। अच्छा, 2 डे याद रखना। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं? 13 अगस्त को, और नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे, देखते हैं किस किस को पता है। भारत का पहला पूर्ण सफल हाथ प्रत्यारोपण ये किस राज्य में किया गया? और दूसरा प्रश्न भी सुन लो, एक और है कि अभी कहां पे पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया था? ये 2 प्रश्न मैंने आपसे और पूछे, इनके उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। जैसे ये तो पता लगेगा मुझे भी और आपको भी कि जो प्रश्न आप पढ़ चुके हो वो आपको कितने याद है या याद नहीं है। याद नहीं है तो मतलब गड़बड़ है देवा, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यही है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो चीज़ों का। रिवीजन नहीं करोगे तो अभी आप सीरियस नहीं हो, शायद एग्जाम में फिर यही हालत होगी। फिर आपकी हालत ऐसी होगी कि
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताना ना पड़े इससे पहले सुधार कर लो, रिवीजन करो चीज़ों का, चीज़ें याद रखनी है बस अपने को एग्जाम तक, इतना कर लो, अपने आप पे एक एहसान कर लो। और चीज़ें याद रखने के लिए मैं इनकी क्विज बनाता हूँ आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अगर बार बार वीडियो देखने के लिए इतना टाइम नहीं है कि कौन बार बार वीडियो देखेगा इतना लंबा, तो एक बार वीडियो देख लो, 2 बार वीडियो देख लो, फिर उसके बाद क्विज लगा लो। 1 या 2 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन ये कवर हो जाएंगे। अब आपको कि हमारे पास तो 1 या 2 मिनट भी नहीं है, तो फिर भगवान मालिक है आपका। हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो आंसर होगा बिहार। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने, और शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट सबसे कम है, कितनी है, 61.8%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर है 65.3% है, और फिर राजस्थान का नंबर है 66.1%। केरल में सबसे ज्यादा है, आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा केरल में, लेकिन कितनी है, 94% है। उसके बाद लक्षद्वीप है 91.85% के साथ। वहीं शहरी भारत में बात करें तो साक्षरता दर 84.11% है। वहीं ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण भारत में अगर बात करें तो 67.77% है। तो ये भी डेटा याद रखना। वैसे इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 8 सितंबर को, और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे आपका 2 दिसंबर को होता है। अच्छा चलो बताओ, 2 प्रश्न पूछ रहा हूं करंट अफेयर्स के। भारत का पहला पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का मांडला। और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला भी कौन सा बना था, केरल का कोल्लम जिला। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना और उपभोक्ता अधिकारों के वैश्विक ज्ञान को बढ़ाना। इस बार की थीम है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। आपको याद है एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम है जागो ग्राहक जागो। बताओ कब शुरू हुआ था ये, प्रश्न तो कैसे ही बन सकता है। तो आंसर होगा 2005 में। अच्छा ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। अगर नेशनल कंज्यूमर राइट डे की बात करेंगे तो वो 24 दिसंबर को मनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, जब भी डे वाला क्वेश्चन आप आता है आपको बताया, मैं हर बार आपको रिवाइज कराता हूं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूं, और मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डेज लगा दिए मार्च के, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अमेरिकी सरकार के द्वारा किस बैंक को बंद कर दिया गया। तो आंसर होगा सिग्नेचर बैंक। अभी 12 मार्च को तो ये सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया था। उसके बाद 13 मार्च 2023 को अमेरिकी सरकार ने सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया, जिससे ये अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी विफलता बन गई है। अभी वैसे फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने टिम मायोपोलोस को सिलिकॉन वैली बैंक का नेतृत्व करने के लिए सीईओ बनाया है। ये भी ध्यान रख लेना। अब हम क्या करेंगे, कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया, 14 मार्च को। फिर आपसे पूछे वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी, सुरेखा यादव। फिर आपसे पूछे ला पेरोस 2023 एक्सरसाइज के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, हिंद महासागर में। फिर आपसे पूछ रहे हैं महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, एमसी मैरीकॉम और फरहान अख्तर। फिर आपसे पूछा अभी प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, कर्नाटक। फिर आपसे पूछा अभी सिप्री की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार 2018 से 2022 की अवधि में हथियारों के आयात के मामले में कौन सा देश टॉप पे है, भारत। अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया, बंगलुरु में। फिर बताओ अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया, 14 मार्च को। फिर बताओ अभी चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, असम में। और बताओ अभी ट्रैप निशानेबाजी में भारत के पृथ्वीराज तोंडाईमन ने कौन सा मेडल जीता, तो ब्रोंज मेडल। अब हम क्या करेंगे 2022 के जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका क्विक रिवीजन करेंगे। फिर से बोलूंगा मैं आपको कि मेरे आंसर देने से पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश करना, अपने आप को आंसर देना है, मतलब सेल्फ एनालिसिस करना, ताकि आपको ये पता लगे कि ये जो 10 प्रश्न आपसे, जो टॉप 10 आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तो वही प्रश्न है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो पढ़े हुए प्रश्नों को अगर फिर से आपके सामने लाया जाता है तो आप उनका उत्तर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। सुनने में हल्की बात लग रही होगी,
इससे आपकी तैयारी का पता चलता है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसी ही हालत होगी आपकी। दिन निकलते निकलते एक दिन एग्जाम आ जाएगा और उसमें भी वही प्रश्न आएंगे जो आप पढ़ चुके हो। अब वहाँ पे तो प्रेशर भी रहता है, टाइम का प्रेशर रहता है, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे, बार बार एक ही बार पढ़ा होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो मैं आपका टेस्ट लेता हूँ ना डेली, एक तो आपका चीज़ों का रिविजन करवाने के लिए और आपका सेल्फ एनालिसिस करवाने के लिए हमने ये सेक्शन ऐड किया है इसमें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जून 2022 में वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर होगा 135, और इसमें टॉप पे आइसलैंड था। अगला प्रश्न है, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हमजा आब्दी बुर्रे। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया? 18 जून को। अगला प्रश्न है, अभी किस देश ने 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र प्लांट शुरू करने की योजना की घोषणा की? चाइना ने। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई? 69.7 वर्ष। जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगला प्रश्न है, अभी जून 2022 को केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, इन्होंने कहाँ औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नाम की बुक का विमोचन किया। इसको किसने लिखा? राम बहादुर ने। और अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया? 20 जून को। अगला प्रश्न है, अभी किस बैंक ने बच्चों के लिए बचत खाता एंजॉय लॉन्च किया? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो अब आप लोग बताओ कितना स्कोर रहा आप लोगों का। और सेशन को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो यहाँ नीचे लाइक का बटन होता है, इसे प्लीज़ एक बार लाइक कर दो और शेयर भी ज़रूर कर देना अपने सभी मित्रों के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहाँ आप इसे शेयर कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। रिक्वेस्ट तो मान लोगे ना या नहीं मानोगे? चलो होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच में अल नजाह संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ? तो आंसर होगा भारत और ओमान के बीच में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और जो आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज जो अपलोड होती है, कल हुआ क्या, मैंने क्विज तो बना दिया, लेकिन क्या होता है बनाने के बाद उसको शो करना पड़ता है, मतलब टिक लगाना पड़ता है, और वो टिक लगाना मैं भूल गया। मतलब बना लिया, सब कुछ कर लिया, एक टिक लगाने के पीछे वो क्विज आपको शो नहीं हुई वहाँ पे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ, या कभी कभी प्रश्न में भी जब हम उत्तर लगाते हैं तो वो ह्यूमन एरर की वजह से, जैसे बी ऑप्शन लगाना है तो लगाते वक्त स्क्रीन ऊपर नीचे हो जाती है तो गलत ऑप्शन पे टिक हो जाता है। कई बार ऐसा भी होगा, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ताकि मेरे को अगर पता लग जाए तो मैं उसे करेक्ट करवा दूं। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। क्विज मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।